हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपनी क्लास है बायो सावर्ट लॉ पे। बायो सावर्ट ने अपने कथन के द्वारा या जो रूल प्रतिपादित किया उसका उपयोग करते हुए उन्होंने धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात किया। भाई अपन अब तक ये चीज़ तो क्लियर कर चुके हैं, अगर किसी वायर में किसी चालक तार के अंदर अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ऐसा ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट पे अपन देख चुके। अब ओस्टेड ने तो उस चीज़ को क्लियर किया कि भाई ऐसा होता है, और बायो सावर्ट ने उस चीज़ का व्यंजक मतलब उसके लिए इक्वेशन ड्रॉ करी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू या उसका मान कितना है। तो बायो सावर्ट लॉ किसके यूज में आएगा अपने आगे जितने भी डेरिवेशन उसमें, कि अपन कहीं भी करंट फ्लो के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो अपन देखते हैं। तो बायो सावर्ट लॉ का देखो सबसे पहली बात तो ये कि उपयोग क्या है, भाई क्या काम में लिया गया। तो अपन कह सकते हैं कि धारावाही चालक तार भी हो सकता है, धारावाही चालक। अब इसके अंदर अपन कोई भी शेप को यूज कर सकते हैं, इसका धारावाही चालक ही करते हैं अपन। धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करने के लिए बायो सावर्ट लॉ को यूज करते हैं। ठीक है, करने के लिए इस नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब ये चीज क्लियर हो गई कि भाई बायो सावर्ट लॉ करेगा क्या, भाई किस लिए दिया गया था, इसका क्या उपयोग है। इस नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब इसकी सहायता से अपन मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो चीज है। तो बायो सावर्ट ने क्या किया कि ये कोई धारावाही चालक तार लिया, जैसे मान लो कि ये कोई धारावाही चालक तार ले लिया। ठीक है, अब धारावाही चालक तार है, इसमें कोई करंट फ्लो हो गई आई, ऐसे डैश वायर हो सकता है, आगे यहाँ तक भी हो सकता है, इधर भी यहाँ तक जा सकता है, ऐसे कोई करंट फ्लो हो रही है वायर में। अब इसके कारण करंट अपने को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इस साइड में भी अपन कोई पॉइंट ले सकते हैं, और हो सकता है कि वो बिंदु अपन इधर भी ले लें कोई, कि इस साइड में भी अपन मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इस साइड में भी कोई पॉइंट हो सकता है। ठीक, अब देखो अपन ने क्या किया कि इस धारावाही चालक तार से r डिस्टेंस के ऊपर r दूरी पर कोई पॉइंट ले लिया। मान लो इस पॉइंट को नाम दे दूं मैं P। ठीक, यहां पर अब ओस्टेड ने क्या कहा कि अगर आप किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, तो P पॉइंट पर कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र तो होगा। तो अपने मान लिया कोई dB चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अब इस धारावाही चालक तार का क्या करें, अपने एक छोटा सा अल्पांश ले लें टुकड़ा, ऐसे ये इतना सा टुकड़ा ले लिया अपने कोई, जिसकी लंबाई क्या हो सकती है, कोई dl लंबाई का। कितनी लंबाई का ले लिया, dl लंबाई का एक अल्पांश ले लिया, इस जिसके अंदर कोई करंट फ्लो हो रही है। इस करंट फ्लो के कारण यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र क्या मान लिया, dB। अपन इस साइड में भी मान सकते हैं, तो यहाँ पर भी अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, dB। ठीक है, अब देखो आप, अब ये जो r डिस्टेंस है इस अल्पांश से कोई थीटा एंगल पर है, कितने थीटा कोण पर है। तो अपन मान सकते हैं इसके अंदर क्या क्या कि dl कोण है। भाई dl जो आपने लिया है ये कोण है इसके अंदर, तो अपन कह देंगे धारावाही चालक का अल्पांश कि एक छोटा सा हिस्से को ले लिया, उसके ऊपर अपन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अल्पांश। सेकेंडरी कोण है थीटा, कोण किसके बीच में है, dl व r के मध्य। ठीक है, यहां पर r क्या हो गई, दूरी, r हो गई दूरी, ऐसा हुआ।
अब देखो उन्होंने क्या किया कि यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र जो dB की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू किस पे निर्भर करेगी और क्या होगी। तो एक 3-4 स्टेटमेंट दिए, तो अपन लिख सकते हैं कि बियो-सावर्ट नियमानुसार, बियो-सावर्ट नियमानुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र। अब देखो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। तो उसमें फर्स्ट समझिए, पहला है पहला होगा कि प्रवाहित धारा के समानुपाती। बायो-सावर्ट ने क्या कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो उस तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। तो अपन कहते हैं dB समानुपाती I। इक्वेशन फर्स्ट, पहला स्टेटमेंट था कि प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। दूसरी बात, दूसरा उन्होंने क्या कहा कि प्रवाहित धारा के समान उत्पन्न चुंबकीय प्रवाहित धारा के समानुपाती, और अगली हो जाएगी धारावाही अल्पांश के समानुपाती, ठीक है। अब अल्पांश क्या लिया अपन ने dl, तो अपन कहते हैं भाई dB समानुपाती dl। ये सेकंड इक्वेशन होगी। दो स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट उन्होंने क्या कहा, थर्ड कहा कि जो धारा जो मतलब धारावाही अल्पांश है और जो बिंदु P है, इन दोनों के बीच में जो कोण थीटा दिखा रहे हैं अपने, ये देखो ये कोण जो थीटा दिखा रहे हैं इसकी ज्या के समानुपाती होता है। तो अपन क्या लिखेंगे, थर्ड धारा मतलब करंट, धारा तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली दूरी, बिंदु P को देखो, धारा तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा या दूरी कह सकते हैं, मिलाने वाली रेखा के मध्य बना कोण की ज्या के समानुपाती, बने कोण की ज्या के समानुपाती। ज्या का समझ साइन थीटा समानुपाती, मतलब क्या हो गया, dB समानुपाती साइन थीटा। ज्या का अर्थ यहां पर साइन थीटा से होता है, ठीक। तो किस किस के हो गया, एक तो जो करंट फ्लो होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक धारावाही अल्पांश जो dl ले रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और थर्ड हो गया कि धारा और अल्पांश को जिस बिंदु पर, अब यहाँ पर बिंदु P लिया है, कोई भी हो सकता है, P से अर्थ यहाँ पे ये नहीं कि आप P लें, मतलब कुल मिला के ये है कि जो करंट फ्लो हो रही है आपकी तार में वो, और जिस पॉइंट पर आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाह रहे हो उनको मिलाने वाली रेखा के बीच में जो कोण थीटा बनेगा उसकी ज्या के समानुपाती। और चौथा था दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बनेगा। तो क्या कहेंगे, चालक तार या धारावाही तार भी कह सकते हो, या धारावाही चालक से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
ठीक है, मतलब आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ये चार बातें बताई बायो सावर्ट ने, ठीक है। दोबारा समझ लो आप क्या कहा। उन्हें कहा कि अगर आप किसी चालक के अंदर करंट फ्लो कर रहे हो तो सामान्य सी बात है ओस्टेट के अनुसार उसके चारों ओर सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या होगी और किस पे डिपेंड करेगी, ये चीज़ बायो सावर्ट ने कहा। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसमें फर्स्ट कहा कि वो प्रवाही धारा के समानुपाती होगा। दूसरा कहा कि दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि धारावाही के अल्पांश, जो आप तार का अल्पांश ले रहे हैं या चालक ले रहे हैं उसका जो अल्पांश लिया है जिसके कारण अपन यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाह रहे हैं, उस अल्पांश के समानुपाती होगा। थर्ड कहा कि धारा और अल्पांश से बिंदु P तक, बिंदु P कौन हो गया जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वहां तक की जो दूरी है उसको मिलाने वाली जो रेखा उनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है। देखो यहाँ पर ये रहा थीटा एंगल बन रहा है। इस थीटा एंगल की ज्या के समानुपाती, मतलब थीटा किसके रूप में यूज करना है, साइन थीटा के रूप में के समानुपाती। और लास्ट कहा कि दूरी जो आपके चालक, जो धारावाही चालक तार है उससे उस बिंदु तक की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये चार बातें बायो सावर्ट ने अपने लॉ में बताई। अब देखो अपन ने चार स्टेटमेंट लिए, तो अपन यूँ कह सकते हैं कि चारों इक्वेशन को एक साथ यूज कर ले। तो अपन कहते हैं नीचे कि समीकरण 1, 2, 3, 4 से, मतलब चारों को अपने एक साथ लिखे तो अपने पास क्या होगा, देखो डीबी समानुपाती IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है भाई। देखो धारा के समानुपाती था, अल्पांश के समानुपाती था और जो कोण था उसकी जाके समानुपाती था, ठीक है ना। तो इनके बट्टे r स्क्वायर, तो इनके बीच में अपन डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। अब आप भी जानते हो कि जो भी मतलब फिजिक्स के अंदर जितने भी लॉ पढ़े हैं आज तक अपन ने, कि उन सब के अंदर एक चीज़ क्लियर थी क्या, कि हमेशा जब भी अपन समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कोई न कोई नियतांक काम में लिया जाएगा। तो यहाँ पर नियतांक वो म्यू नोट अपॉन 4 पाई होता है। तो डीबी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये आपके बायो सावर्ट जो लॉ है उसका व्यंजक आ गया कि बायो सावर्ट लॉ का है वो व्यंजक होता है डीबी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके साथ नई चीज आ गई, म्यू नोट कौन है। तो म्यू नोट है वो निर्वात की चुंबकशीलता होती है, निर्वात की चुंबकशीलता। नई भौतिक राशि का पता लगा ना इसको, जैसे एप्सिलॉन नोट क्या पढ़ा था आपने, विद्युतशीलता, वैसे ही म्यू नोट क्या होती है, निर्वात की चुंबकशीलता, या इसको पारगम्यता भी बोलते हैं। इसको दूसरा नाम क्या है, पारगम्यता, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए नई चीज, नई भौतिक राशि पता लग गई यहाँ पे, म्यू नोट निर्वात की चुंबकशीलता या पारगम्यता, ठीक है। अब देखो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक देख लिया अपन लगे हाथ। तो मात्रक क्या आ जाएगा, देखो आप मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो कि म्यू नोट इज इक्वल टू मात्रक क्या बन जाएगा, देखो डीबी इंटू r स्क्वायर अपॉन IDL साइन थीटा, और 4 पाई नीचे है तो ये भी इधर मल्टीप्लाई हो जाए, मान लो 4 पाई। अब ये आपका म्यू नोट का बन गया मात्रक। तो देखो डीबी का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। डीबी का मात्रक क्या होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। डीबी यहाँ पे कौन है, चुंबकीय क्षेत्र, तो टेस्ला हो गया इसका मात्रक। आर का मात्रक क्या होता है, मीटर, और स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर। 4 पाई कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक होना नहीं। आई मतलब करंट, करंट का मात्रक क्या होगा, एम्पियर, इंटू डीएल कौन होते हैं, अल्पांश, मतलब तार की छोटी लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। और आपको पता होना चाहिए कि जो कोण है वो विमाहीन राशि है, तो 1 मीटर से तो 1 मीटर कैंसिल, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, टेस्ला इंटू मीटर इंटू एम्पियर का इनवर्स। ये आपका इसका मात्रक आ गया, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक, ठीक है। अगर यहीं से अगर आप इसकी विमा ज्ञात करनी चाहो तो विमा भी ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
सेकेंडरी क्या आता है, देखो अपने कहा कि जो म्यू नोट अपॉन 4 पाई जो आपने कांस्टेंट यूज किया है इसकी वैल्यू होती है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है कि 10⁻⁻7। म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। अच्छा, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, देखो मात्रक हो जाएगा वही कि शॉर्ट में लिखते हैं टेस्ला मीटर एम्पियर का इनवर्स। ठीक है, तो ये इतनी म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। तो यहां से बताओ म्यू नोट की वैल्यू क्या जाएगी, म्यू नोट इज इक्वल टू हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। क्या हो गया, टेस्ला मीटर एम्पियर का इनवर्स। ठीक है, तो ये आपकी जो निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर। ठीक है, तो पता लग गया मैं निर्वात की चुंबकशीलता जैसे विद्युतशीलता क्या था, माध्यम नियतांक था, वैसे यहाँ पर म्यू नोट भी कौन है, माध्यम नियतांक की है। ठीक है, पहली बात। सेकेंडरी अगर अपन बात करें स्थितियां कि और क्या क्या कंडीशन हो सकती है, तो स्थितियों में आप भी जानते हो कि दो चीज तो बनी सकती हैं स्थितियां। क्या, फर्स्ट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 का अर्थ क्या हो गया कि साइन 0, तो और आप थीटा 0 तो क्या होगा, देन साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो dB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। कि क्यों, क्योंकि भाई dB इज इक्वल टू क्या अपना म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL साइन 0 डिग्री अपॉन r स्क्वायर। अब साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र 0। अब थीटा 0 है, 0 अर्थ क्या हुआ कि अल्पांश की लंबाई के अनुदिश। थीटा कब 0 का, कि जब r है जो आपका बिंदु जो P है वो क्या है उसके अनुदिश है, तो अपन कह सकते हैं अल्पांश की लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। ठीक है, कि इसके अनुदिश जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, सेकेंडरी क्या हो सकता है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन 90 इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो dB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, dB की वैल्यू मैक्सिमम आ जाती है, आपके चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू अधिकतम आ जाएगी। ठीक है, तो ये बायो-सावर्ट लॉ है कि भाई बायो-सावर्ट लॉ किस लिए यूज किया अपन ने, बायो-सावर्ट लॉ का यूज होता है कि जब किसी धारावाही चालक तार के अंदर या धारावाही चालक के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो तो बायो-सावर्ट लॉ यूज किया जाता है। और मान में बायो-सावर्ट ने क्या कहा कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती, अल्पांश के समानुपाती, और धारा व जो बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र काम निकाल रहे हैं उनके बीच की दूरी के मध्य बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये चीज है। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं धारा अवयव, एक वर्ड आएगा धारा अवयव। धारा अवयव कौन है, धारा अवयव है वो है IDL। धारा अवयव कौन है, IDL। क्या हुआ कि किसको कहोगे आप, धारावाही चालक तार के, धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश, और साथ में क्या ले लोगे आप, किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश की लंबाई भाई, धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश की लंबाई तथा उसमें बहने वाली धारा का गुणनफल। ठीक है,
किसको अपन ने माना I इंटू डी एल, ये जो गुणनफल है इसको अपन धारावाही अवयव बोलते हैं। ठीक है, क्यों? अब देखो ये चीज अब आपको आगे काम में आएगी कि जब आप बायो-सावर्ट का अपन यूज करेंगे ना तो आपको ये धारा अवयव होगा जो I इंटू डी एल, इसको अपन सदिश लेकर चलेंगे। इसको क्या लेकर चलेंगे? सदिश। ठीक है, तो वहां पर अपने ध्यान रखना है कि धारावाही अवयव कौन होगा? आईडीएल। ठीक है, अब देखो आप दोबारा देख लीजिए, आप मोटी मोटी बातें इसके बारे में, फिर आज अपन सिर्फ बायो-सावर्ट लॉ ही करेंगे, बाकी यूज अपन इसका नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। ध्यान से देखना, बहुत नेसेसरी चीजें हैं क्योंकि आगे चैप्टर बहुत डिपेंड करेगा इस पर। आपने कहा कि अगर किसी चालक के अंदर करंट फ्लो करोगे तो उसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ओस्टेड ने बताया। बायो-सावर्ट ने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो अगर आप किसी बिंदु पर उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो तो वैल्यू है वो इसमें प्रवाहित करंट, जैसे आई है तो प्रवाहित करंट के तो समानुपाती होगी। सेकेंडरी क्या कहा कि जो आप धारावाही चालक तार है उसमें जो हिस्सा काम में लेना चाहते हो, जैसे अपने पर्टिकुलर इतना सा हिस्सा काम में लेना चाहते हो, इसको अपन क्या बोलेंगे? अल्पांश, कि इसमें जो धारावाही चालक तार का जो अल्पांश है उसके भी समानुपाती होती है। और थर्ड क्या कहा कि उस धारा जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाह रहे हो उन दोनों उसको मिलाने वाली रेखा, देखो ये आर, इनके बीच में जो कोण बनेगा थीटा, उसकी ज्या के समानुपाती, ज्या का अर्थ हो गया साइन थीटा। और लास्ट चौथी बात क्या कही थी कि इस तार से जिस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाह रहे हो उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो टोटली अपना क्या आया था कि अपना आया था कि dB इज इक्वल टू, अपने पास रिजल्टेंट क्या है देखो, dB इज इक्वल टू आया आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, करंट के समानुपाती, अल्पांश के समानुपाती और आपकी थीटा की ज्या के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। फिर अपन ने क्या किया, अपने कहा भाई प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे पर समानुपाती चिन्ह अगर अपन हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट यूज होगा, और कांस्टेंट क्या हुआ? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसमें म्यू नॉट कौन है? निर्वात की चुंबकशीलता या पारगम्यता। ठीक है, यहां से अपन ने इसका मात्रक देखा तो मात्रक फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो मात्रक आ जाएगा टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ठीक है, और सेकेंडरी जो आपका समानुपाती नियतांक है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसका मान कितना होता है? 10 की घात -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो यहां से अपन म्यू नॉट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। अब देखो इसमें दो कंडीशन लगाए अपन भाई, थीटा की वैल्यू, अब साइन थीटा 0 डिग्री हो जाए तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, 1 की होती है। तो अगर जैसे आप जानते हो साइन 0 डिग्री पुट करोगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? 0, और साइन 0 होते ही ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अब साइन थीटा 0 का अर्थ है कि आपका जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो वो बिंदु आपके धारावाही जो चालक है उसके अनुदिश है, तो धारावाही चालक के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? 0 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, 90 का अर्थ हो गया साइन 90 मतलब 1, उस कंडीशन में आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है वो मैक्सिमम आएगी। ठीक है, और फिर मैंने लास्ट में एक आपको धारावाही अवयव बोला, किसको बोला? I इंटू डी एल। आई इंटू डी एल मतलब प्रवाहित करंट और अल्पांश का गुणनफल क्या कहलाता है? धारावाही अवयव कहलाता है। ठीक है, अगर अपन ये तो युवा अपन कहेंगे यदि संपूर्ण धारावाही चालक धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहे भाई, ये तो अपन ने क्या हुआ? अल्पांश के कारण लिया। अगर संपूर्ण के कारण ज्ञात करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ dP, मतलब ऐसे आप पूरे तार को छोटे छोटे अवयवों में तोड़कर उनके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो और उन सबका क्या कर दो? सदिश योग कर दो, या फिर यूं कह सकते हैं इसको अपन समाकलन भी कर सकते हैं। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? समाकलन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर मान लो कि ये तो अपने सिर्फ किसके कारण ज्ञात किया था? अल्पांश के कारण,
ये अपन ने तार का एक अल्पांश लिया। अब आप जानते हो कि उस संपूर्ण वायर के कारण या उस संपूर्ण धारावाही चालक के कारण अगर आप ज्ञात करना चाहो तो आप क्या करोगे, आप क्या कहोगे कि सर इसके पूरे जितने भी आप छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ दो, प्रत्येक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लो, और जितने भी सब अल्पांशों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात हो उन सब का क्या कर दो, सदिश योग कर दो। क्यों? क्योंकि अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो आप भी जानते हो कि जब सदिश राशियों का योग करेंगे तो सदिश योग होगा, और अदिश राशियों का योग करेंगे तो बीजगणितीय योग होगा। तो यहाँ पर अगर अपने को संपूर्ण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, कंप्लीट वायर के कारण, भाई कोई भी लेंथ का हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर दो कि जो आपका डीबी अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात हुआ उसका क्या कर दीजिए, आप सम कर दीजिए, या फिर उसका क्या कर दो, आप समाकलन कर दो। ठीक है, जो ये समाकलन है वो आपके सदिश योग का कार्य कर देगा। ठीक है, तो ये आज अपना क्लास थी। ठीक है, अब देखो हाँ, अपने जो पहले वाला जो लेक्चर था उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया था, थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन था कि धारावाही आवेश है या धारावाही करंट हो गई, तो उसके कारण भाई गतिमान आवेश हो गया या करंट एक ही बात है, उसके कारण मतलब कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो उसमें आपके अलग अलग ऑप्शन थे, अकेला चुंबकीय क्षेत्र होता है, अकेला विद्युत क्षेत्र होता है, या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कंबाइन होते हैं, और एक ऑप्शन था विद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती हैं। तो आपको मैंने उस लेक्चर में भी समझा दी थी कि जो गतिशील आवेश है, मतलब करंट है, गतिशील आवेश का अर्थ क्या हो गया, करंट हो गई, धारा हो गई, उसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न होते हैं, या उसके कारण दोनों ही उपस्थित रहते हैं। ठीक है, आज के लिए देखो अभी कोई, क्योंकि अपन ने सिर्फ लो पढ़ा है तो कोई न्यूमेरिकल आपके लिए बनता नहीं है, तो अपन जब थोड़ा सा पढ़ लेंगे उसके बाद में क्वेश्चन आपको देंगे कि आप सोल्व करने लायक बन सको। ठीक है, तो आज कोई आपको कोई क्वेश्चन नहीं है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।